फिर से आप सभी का हमारे ब्लॉकबस्टर चैनल देहाती आईएएस पर स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं मस्त है, चुस्त है, दुरुस्त है, बिंदास हैं। लोगों की बातों को अवॉइड करते हुए तथा खुद की ज़िंदगी से फाइट करते हुए तथा अपने फ्यूचर को ब्राइट करते हुए संघर्षरत हैं। ऐसी आशा हम अपने प्यारे विद्यार्थियों से करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम एक नए मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करना चाहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो मोटिवेशन कोट ये है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये सही बात है। यहाँ पर दुनिया में दोस्तों सबको नसीहत देने वाले, सबको परामर्श देने वाले बहुत लोग हैं दोस्तों। बहुत से आप लोग को डिस्टर्ब करेंगे, बीच बीच में डीमोटिवेट भी करेंगे लोग। लेकिन दोस्तों हमें क्या डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें बिल्कुल फुल मोटिवेशन में रहना है दोस्तों। हमें ये मान के चलना है कि दोस्तों हम एक सीट लेके रहेंगे दोस्तों, हम अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हम लेके रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों हम क्या है आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए दोस्तों चलिए हम देखते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, सबसे पहले आज की ये बेसिक क्लास है, पॉलिटी की पहली क्लास है साथियों। अगर जितने लोग नहीं आए दोस्तों, अपने फ्रेंड्स को सबको जोड़ लीजिएगा दोस्तों, जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों। मैं कोई यहाँ पर मजाक नहीं और मैं कोई खेला नहीं खेल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें सीरियस होकर बिल्कुल चल रही हैं। बच्चे जो सीरियस है वही बच्चे आए। ठीक है भैया, मुझे यहाँ पर भीड़ लगा के कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कम ही बच्चे रहेंगे साथियों चलेगा, क्योंकि मुझे सर पैसा नहीं कमाना है। क्योंकि मुझे पैसा कमाना होता दोस्तों तो मैं जाके कहीं ऑफलाइन कोचिंग खोलता, किसी कोचिंग में जाके बढ़िया से मैं पढ़ाता और फीस लेता, आके आराम से घर पे रहता। ठीक है, लेकिन मेरा ये उद्देश्य इसमें बिल्कुल भी नहीं है कि मैं पैसा कमाऊँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप ही लोगों के लिए यार कुछ चीज़ें हो रही हैं। तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जो भी हैं दोस्तों आपके सर्कल में जो तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास ये सूचना पहुंचाइए कि कोई क्लास आई है जो सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रही है आपको। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का वैल्यू आप समझिए। ठीक है, जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना दोस्तों, जाके कई क्लासेस में आप लाख 1.5 लाख देते, फिर जाके आपको सारी चीज़ें मिलती। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी अगर कोई चीज़ इतने फ्री में मिल जाए तो हम उसकी कदर नहीं करते दोस्तों। प्लीज़ ऐसा मत करो यार, क्योंकि ये सिर्फ एक नासमझी का परिचय होगा दोस्तों। ठीक है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करेंगे इस समय। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, पॉलिटी की पहली क्लास है कि प्रीलिम्स और मेंस में मैंने इसके पहले भी दोस्तों सारे सिलेबस को मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही संविधान एवं राज्य व्यवस्था तथा शासन की बातें की गई हैं हमारे सिलेबस में दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम यही देखेंगे कि संविधान आखिर क्या क्या होता है, राज्य व्यवस्था क्या होती है और शासन क्या होता है, तीनों में अंतर क्या होता है दोस्तों। ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान क्या होता है दोस्तों। तो संविधान क्या होता है दोस्तों? संविधान, विधान मीन्स कोई कानून या विधि या नियम दोस्तों। सम मतलब अच्छा सा, कोई अच्छा सा कानून नियम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संविधान। ठीक है, अब जल्दी हम इसकी विस्तृत परिभाषा देखते हैं, एक अच्छी सी परिभाषा क्या हो सकती है किसी संविधान की। ठीक है, तो जल्दी देखते, नियमों, कानूनों तथा परंपराओं आदि का संकलन जो किसी देश या क्षेत्र विशेष पर शासन करने के लिए होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? संविधान कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए क्या है? नियमों दोस्तों, जैसे पहले क्या, अगर कोई सा भी नियम हम बना दे, मान लीजिए कहीं पर भी रह रहे हैं, ठीक है, चाहे हम अपने गांव में ही रहते हैं, अपने घर में रहते हैं, कुछ ना कुछ तो छोटे मोटे हमारे अपने भी कुछ न कुछ नियम रहते हैं। ठीक है, कि भैया जो है बड़े पापा ये करेंगे, घर के गार्जियन जो है ये करेंगी, मम्मी घर की हैं ये करेंगी, छोटा भाई मेरा ये काम करेगा और मैं ये काम करूँगा। तो घर में भी नॉर्मली कुछ ना कुछ तो नियम दोस्तों रहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम, हमारे स्पेसिफिक एरिया का मतलब एक विशेष क्षेत्र का हमारा एक क्या है? संविधान है। तो ठीक है दोस्तों, क्या हुआ? संविधान हमारे विशेष क्षेत्र का भी हो सकता है। जैसे कि पहले था क्या दोस्तों कि भारत का एक संविधान अलग था, जम्मू कश्मीर में अलग संविधान चलता था दोस्तों। तो इसके लिए क्या होता था, संविधान वो देखेंगे तो एक विशेष क्षेत्र का अलग संविधान हो गया, भारत का एक अलग संविधान हो गया था। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों कोई भी नियम या कानून अगर उसको हम संकलन कर लें दोस्तों, उसको एक मान्यता प्रदान कर दें कि भाई आज से ये चीज़ें ऐसी ही संचालित होंगी, तो क्या होगा? हम उसे बोलेंगे कि ये भैया हमारे देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे घर का एक क्या है? संविधान है। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, शायद आप समझ होंगे नियमों, कानूनों तथा परंपराओं। परंपराएं क्या थी दोस्तों? परंपराओं को भी हम संविधान में करते हैं। परंपराएं क्या थी दोस्तों? परंपराएं भी एक प्रकार की नियम ही थे। जैसे कि पहले सती प्रथा चलती थी, मतलब सती प्रथा तो इसलिए जो दोस्तों जो कि बहुत ही बुरी प्रथा थी, लेकिन चलती थी क्योंकि समाज में उसकी मान्यता उसे प्राप्त थी। तो उन्हें लगता था ये भी एक अच्छा विधान है, कानून है, तो वही बोलते थे हमारा संविधान है। ठीक है, उनकी रूढ़ियों के हिसाब से ये लगता था, तो उनके लिए क्या था, वो संविधान था। तो परंपराएं कभी कभी चलते चलते अगर अच्छे लोग ना आए दोस्तों, मतलब लॉजिकल लोग ना आए, पढ़े लिखे लोग ना आते दोस्तों, जैसे राजा राम मोहन जैसे राय लोग नहीं आते दोस्तों, तो क्या सती प्रथा बंद होती? ऐसे ही चलती रहती, मतलब बंद तो होती दोस्तों, आगे कोई ना कोई तो आता ही, लेकिन कुछ दिन और रन करती दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों प्रथाएं क्या हैं? वो भी एक प्रकार की कानून व्यवस्थाएं होती हैं जो आगे चल के कानून बना हो जाती हैं दोस्तों। अगर वो बिल्कुल लीगल रहती हैं, तार्किक रहती है दोस्तों, तो हमारी प्रथाएं भी क्या होती हैं, आगे चल के नियम और कानूनों में बदल जाती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम देख चुके हैं नियम, कानूनों तथा परंपराओं आदि का संकलन जो किसी देश या क्षेत्र विशेष पर शासन करने के लिए होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे संविधान बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए देखते हैं। हम संविधान देख चुके, हम देखते हैं कि राज्य व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, राज्य व्यवस्था क्या होती है? मीन्स पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में अंतर है दोस्तों। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स क्या है, मैंने क्या बोला, सिर्फ ये संकलन, मतलब कहीं चीज़ें लिख कर आपने रख दिया। ठीक है, लिख के रख दिया कि भैया ये सारे नियम यहाँ पर इस विशेष क्षेत्र में चलेंगे, लेकिन सिर्फ लिखने से क्या होता है जब तक हम उसे लागू ना करें। ठीक है, अगर कोई नियम मान लीजिए दोस्तों मैंने बना दिया कि भैया ये काम ये करेंगे और ये वाला काम वो करेंगे, और मान लीजिए सिर्फ बता दिया, वो मानने को तैयार ही नहीं भैया कि नहीं मानते हम जाइए, तो क्या करेंगे? कोई ना कोई तो ऐसा प्रेशर, कोई दबाव, ऐसी शक्तियाँ तो होनी चाहिए जो उसे लागू कर सके दोस्तों। तो ठीक उसी प्रकार से राज्य व्यवस्था हमारी क्या है? संविधान को लागू करने वाली व्यवस्था ही राज्य व्यवस्था कहलाती है दोस्तों। तो संविधान को लागू करने के लिए हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। व्यवस्थाओं में जैसे देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ न्यायपालिका है, संसद है, ठीक है, हमारी क्या है, विधायिका है, कार्यपालिका है, ये सब सारी क्या हैं दोस्तों? ये सब राज्य व्यवस्थाएं, मतलब जो राज्य का व्यवस्था संचालित करें उसे क्या बोलते हैं? पॉलिटी। यानी संविधान को जो व्यवस्थाएं लागू करती हैं उसे हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहलाती हैं। ठीक है, अब जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर कोई संविधान बन गया, सिर्फ लिख के रख दिए, कुछ तो हो नहीं रहा है। जैसे हम देखिए दोस्तों, बात करते हैं आर्टिकल 21 की, जिसमें क्या बोला है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका संविधान में मूल अधिकारों में इसका जिक्र आपको मिलता है। ठीक है, आगे दोस्तों हम मूल अधिकार क्या है पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों आर्टिकल 21 है, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 21 के तहत दी गई है। आर्टिकल 21 के तहत जो आपको अधिकार दिए गए हैं दोस्तों, इसका क्या सेंस निकलता है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है दोस्तों? इसमें ये मतलब है दोस्तों कि आपके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से बिना किसी विधि अथवा कानून के वंचित नहीं किया जाएगा दोस्तों। ये नहीं कि दोस्तों कोई आया आपको और चाकू घुसा दिया, ठीक है, जैसे चाकू घुसा दिया आपको, बोले भैया मैं क्या, मुझे कौन क्या कर लेगा। अगर ऐसी चलती रहे तो पूरे राज्य में क्या है, अराजकता फैल जाएगी। ठीक है, मुझे आप बोले कि प्राण दैहिक स्वतंत्रता है, प्राणों की स्वतंत्रता है, आप उसको बोले भैया मुझे प्राणों लेने की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये तो ऐसी स्वतंत्रता, आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित हो जाती है जहाँ से दूसरी की स्वतंत्रता चालू हो जाती है साथियों। ठीक है, तो क्या है हमारे आर्टिकल 21 में प्राण व दैहिक स्वतंत्रता हमें दी गई है। प्राण मीन्स आपको जान तब तक कोई नहीं ले सकता जब तक कि वो किसी विधि या कानून द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार ना हो। ऐसे ही कोई व्यक्ति आपकी जान नहीं ले सकता दोस्तों। ठीक है, और दैहिक स्वतंत्रता मीन्स क्या है दोस्तों कि आपकी बॉडी है, जैसे आपका शरीर है दोस्तों, ठीक है, आपके शरीर के साथ कोई क्या छेड़छाड़ करेगा, मीन्स आप किसके साथ बात करेंगे, किसके साथ रहेंगे, ये सारा डिसीजन आपका होगा। ठीक है, इसलिए दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत ही हमें सुप्रीम कोर्ट नहीं है, मैंने 80 लिखा है दोस्तों, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दोस्तों यहाँ पर शादी का अधिकार हमें दिया है। शादी का अधिकार हमारे संविधान में कहीं भी उल्लेखित नहीं है दोस्तों, लेकिन इस आर्टिकल के आधार पर, इस आर्टिकल के आधार पर मीन्स आर्टिकल 21 के आधार पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने हमें शादी का अधिकार दिया है। और इसी अधिकार के तहत दोस्तों संसद ने क्या किया है, इस अधिकार को, मान लो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया चलो भैया सबको शादी करने का अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 21 बोलता है कि सबको दैहिक स्वतंत्रता मिली हुई है दोस्तों। लेकिन अब लोग भी तब भी नहीं मान रहे भैया, क्योंकि यहाँ पर
एक 2-3 रिश्ते तो बहुत ही खतरनाक हैं दोस्तों अपनी दुनिया में, जैसे फूफा का रिश्ता हो गया, जीजा का रिश्ता हो गया, ठीक है, मामा का रिश्ता हो गया। इन तीनों को भाई साहब कोई काम नहीं होते सिर्फ शादी करने के अलावा, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम एक ये भी है कि सबकी शादी कराओ यार, पता नहीं क्यों, ठीक है। लोग बोलते हैं कि शादियाँ भैया भगवान स्वर्ग में तय करता है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, लेकिन मुझे तो नहीं लगता भैया कि यहाँ पर मैरिजेस आर मेड बाई फूफा, ठीक है यार, मुझे तो यही लगता है। मुझे ये नहीं पता चल पाता कि फूफा लोग जान कैसे जाते हैं कि कौन सी लड़की यार किसके लिए सबसे फिट रहेगी। मैं सोचता हूँ यार यही लोग तो गॉड नहीं है, हाँ यार, पता नहीं कैसे लोग गए अपना किसी को लेकर गए, अब देखा वहाँ पर लड़की को, हाँ यही लड़की है भैया, रजुआ के लिए फिट पड़ेगी, हैं, और आ गए मुँह लटका के, तैयार की रजुआ को, चलो भैया लगा दे शादी के लिए, जुगाड़ लगा दे यार। पता नहीं क्या इनको पड़े, कौन सा साल इनको इनाम मिल जाता है कि शादी के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन सब सारी बातों को बीच में उलझाएंगे तो टाइम हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम सीधा टॉपिक पे जाएंगे, इधर उधर की बातें ना करेंगे, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको शादी का अधिकार है, लेकिन शादी का अधिकार है सिर्फ अभी बोला है ना, लेकिन अभी इसको लागू नहीं किया, ठीक है। तो क्या दोस्तों, संसद अब इसको लागू करने के लिए क्या किया, संसद ने एक्ट बनाया, ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट, फिर स्पेशल मैरिज एक्ट, तो एक्ट बनाए हैं दोस्तों। HMA मीन्स हिंदू मैरिज एक्ट मतलब हिंदू विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट मतलब विशेष विवाह अधिनियम। तो दोस्तों इन सारे अधिनियमों को तो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, अभी तो बस इतना जान लो कि ये एक्ट जो है शादियाँ कराते हैं लोगों को, और आर्टिकल 21 की रक्षा करते हैं। मीन्स सारे जितने भी कानून होंगे दोस्तों उनका एक ही उद्देश्य होगा, संविधान की रक्षा करना, उनके आर्टिकल्स की रक्षा करना। सारे कानून ऐसे ही बनेंगे जो संविधान के अनुरूप होंगे दोस्तों, जो संविधान के संगत होंगे, जो उनकी विधियों को जो संविधान का उल्लंघन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास दोस्तों ये पावर है कि वो सारे कानून को नकार देगी, क्या बोल के कि भैया संविधान का मूल ढांचा है, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसे बोल के क्या है दोस्तों, उस कानून को खारिज कर देगी पूरी तरह से भैया। तो ठीक है, तो चलिए इतना हो गया। आप शायद अब संविधान समझ चुके होंगे, पॉलिटी भी समझ चुके होंगे क्या है दोस्तों, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि संविधान की अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं दोस्तों, ठीक है। अगर संविधान की अन्य विशेषताओं में हम देखें दोस्तों, तो किसी देश के आधारभूत मूल्यों अथवा नीतियों का संकलन है। एक तो मैंने संविधान की मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर समझाया था दोस्तों आपको। अब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि संविधान की विशेषताएं क्या हैं, या संविधान क्या चीज़ें डिनोट करता है, क्या चीज़ें प्रदर्शित करता है आपको। आप एक संविधान को देखकर किसी देश के क्या समझ सकते हैं उस देश के बारे में, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो संविधान क्या की अन्य विशेषताएं क्या क्या हैं। संविधान मतलब संविधान क्या है, किसी देश के आधारभूत मूल्यों, सिद्धांतों अथवा नीतियों का संकलन है दोस्तों। अगर दोस्तों किसी देश का संविधान उठाएंगे तो वहाँ के जो दोस्तों वहाँ के आधारभूत मूल्य हैं, वहाँ के जो रीति रिवाज है, जो वहाँ के कल्चर है दोस्तों, जो वहाँ की संस्कृति है दोस्तों, उन सब से प्रेरित होके ही हमारा संविधान बनता है, वो कहीं अलग से नहीं बनता दोस्तों। सारे संविधान हमारे मूल्यों से प्रेरित होते हैं दोस्तों, हमारे जो आधारभूत सिद्धांत हैं, हमारे जो कल्चर रही हैं दोस्तों, उनके आधार पर बेस्ड होती हैं दोस्तों। और सबसे आधार हमारा संविधान जो है, सबसे बड़ा आधार हमारे संविधान की का है दोस्तों, वो है मानवता दोस्तों, वो है स्वतंत्रता, वो है समानता दोस्तों, ठीक है। ये सारे इसके बेसिक स्ट्रक्चर के सर ढांचे हैं, ठीक है। तो चलिए दूसरा क्वालिटी क्या है हमारे संविधान का, संविधान को वैधानिक मान्यता प्राप्त है। वैधानिक मान्यता मीन्स दोस्तों इसे सब लोगों ने क्या है, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिलकर इसे संविधान को बनाया था। कोई एक आदमी ऐसे ही नहीं आया और बना दिया कि भैया चलो हम ही राजा हैं, हम जो बोलेंगे वही से संविधान है, ऐसा हमारा संविधान नहीं बना है। बिल्कुल बढ़िया से संविधान सभा बनी थी, वहाँ पर वोटिंग हुई है, सबने सर्वसम्मति से पूरे संविधान को पास किया है दोस्तों। हर एक टॉपिक पे काफ़ी समय तक बातचीत हुई है, फिर जाके हमारा संविधान पूरा बन के आया है दोस्तों, ठीक है। तो संविधान को क्या है, वैधानिक मान्यता प्राप्त है। और तीसरी बात है दोस्तों, ये देश का सर्वोच्च कानून होता है। तो संविधान क्या है, हर कानून के ऊपर होता है दोस्तों, क्योंकि इसके नीचे जितने भी कानून बनाए जाएंगे वो संविधान के बेस के ही आधार पर बनाए जाएंगे दोस्तों। अगर कोई भी कानून जो संविधान का उल्लंघन करेगा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि वो सुप्रीम कोर्ट इसे रद्द कर देगा। जरा भी दोस्तों वो
बख्शेगा नहीं दोस्तों, बिल्कुल उसको रद्द कर देगा। तो देश का सर्वोच्च कानून कौन सा होता है? संविधान होता है। देखो किसी कन्फ्यूजन में ये मत आना ना, कोई पूछे भैया देश का सबसे बड़ा कानून क्या होता है, तो आप बोल दे CRPC होता है कि IPC होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें भैया नहीं हैं, ये सारी चीज़ें उसके संविधान के आधार पर ही बनाई जाती हैं, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि संविधान का महत्व क्या होता है। मतलब अगर किसी देश में संविधान है तो वो क्या क्या चीज़ें डिसाइड करेगा आपके कंट्री का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखें कि हमारे अगर किसी देश में संविधान है तो उसका रहने का क्या मतलब है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। तो संविधान का महत्व क्या है दोस्तों? देश की शासन प्रणाली को तय करता है। पहला महत्व क्या है दोस्तों? संविधान क्या है? देश की शासन प्रणाली को तय करता है। शासन प्रणाली मीन्स क्या होता है दोस्तों? शासन प्रणाली मीन्स क्या होता है दोस्तों? किसमें कौन सी शासन प्रणाली होती है? शासन प्रणाली में हमारे 3 टाइप की लगभग प्रणालियाँ चलती हैं पूरे विश्व में। एक तो होता है सर डेमोक्रेसी, दूसरी होती है मोनार्की जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, तीसरी होती है राजशाही लोकतंत्र मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। चलिए हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। जैसे कि लोकतंत्र मैंने बोला, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र कहाँ कहाँ दिखाई देता है दोस्तों? ऐसे तो बहुत सारे लोकतंत्र है देशों में, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 2 की बात कर रहा हूँ। एक भारत समझ लो, एक USA मीन्स अमेरिका समझ लो। यहाँ 2 देशों में लोकतंत्र दिखाई देता साथियों। अब सोचो दोस्तों, अब्राहम लिंकन ने इसकी लोकतंत्र की एक परिभाषा दी थी कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ठीक है। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, मतलब लोगों की, यहाँ से देखिए, लोगों की, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। ऐसा शासन जो लोगों की हो, जो लोगों के द्वारा चलाई जाए तथा लोगों के लिए चलाई जाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? डेमोक्रेसी बोलते हैं। ऐसी गवर्नमेंट जिसे पब्लिक, जिसे क्या करेगी दोस्तों? सारी जनता, जिसे सारे पीपल्स उसको मिलके इलेक्टेड करेंगे, उसे निर्वाचित करेंगे, उससे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी। ये सारी चीज़ें मैं दोस्तों भी आगे डिटेल में बात करूँगी जब हम डेमोक्रेसी के चैप्टर पे आएंगे दोस्तों। यहाँ पर तो फिलहाल मैं दोस्तों सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो यार लाइक करना और कमेंट करना अगर कुछ कन्फ्यूजन हो, ठीक है। और बेटा यार मैं ये बार बार नहीं करूँगा, वीडियो शेयर करो, क्या करो, शेयर करके ना मेरे ऊपर उतना एहसान नहीं करोगे बेटा जितना गरीबों के ऊपर करोगे, ठीक है। तो इस समाज के निर्माण में, इस नए भारत के निर्माण में कुछ अगर यार गरीब लोग उठ जाते हैं, कुछ जो कुचले दबे लोग हैं यार, अगर वो उठ जाते हैं, अगर उनके सपने पूरे होते हैं आपकी वजह से, तो एक बड़ी बात हो, ठीक है। तो हमारी एक टीम है यार, सब लोग, हम क्या लोग, हम सब लोग मिलके एक प्रयास करेंगे यार, ठीक है। हम लोग इतने भी सर गरीब नहीं, इतने दबे कुचले हुए लोग नहीं हैं कि हम लोग प्रयास भी ना कर सके। सर अमीर बनने की कम से कम सोच तो रख ही सकते हैं यार। इतना तो अपना हक है कि हम अपने अमीर बनने के लिए, हम भी बड़ा आदमी बनने के लिए क्या है, एक प्रयास तो कर ही सकते हैं यार। अगर इतना भी नहीं कर सकते ना दोस्तों, तो चुल्लू भर पानी में यार डूब के मर जाओ यार, ठीक है। तो चलिए हम लोग डेमोक्रेसी देख चुके और दूसरा राजतंत्र देखते हैं दोस्तों। राजतंत्र मीन्स मोनार्की, जैसे कि उत्तर कोरिया में है। उत्तर कोरिया का तानाशाह आपने सुना होगा दोस्तों, किम जोंग उन है, ठीक है। इसमें क्या है दोस्तों, उत्तर कोरिया का तानाशाह में वहाँ पर कोई संविधान नहीं, जो इसके मुंह से निकलेगा भैया, किम जोंग उन, ठीक है। ये उत्तर कोरिया क्या है, तानाशाह। इसके मुंह से जो भी निकल गया ना दोस्तों, वही वहाँ का संविधान है, वही वहाँ का कानून है, वही यहाँ का शासन है, ठीक है। तो कुछ भी बोल दे, वो दिन को बोले दिन बोलना है, रात को बोले तो रात बोलना है, भले से ही दिन में रात हो, रात में दिन हो, ठीक है। वो कुछ भी बोले वही वहाँ माना जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसकी कहानी में दोस्तों कभी फिर बाद में क्लास में बहुत डिटेल से बताऊँगा, आपको सुन के हंसी आएगी सारी कहानी, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे तीसरा कौन सा टाइप है हमारे शासन प्रणाली का पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राजशाही लोकतंत्र होती है, जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मीन्स यहाँ पर राजशाही भी है, लोकतंत्र मीन्स इसका अगर मिक्सर देखें तो ये है। आप सोचेंगे सर ये कैसे हो सकता है, तो इसका बढ़िया एग्जाम्पल है बेटा ब्रिटेन का, ठीक है। ब्रिटेन का आपने नाम से तो सुना होगा, इंग्लैंड, जिसने हमारे ऊपर 200 साल तक लगभग राज किया था दोस्तों, वही ब्रिटेन है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, ब्रिटेन मतलब 300 साल तक हमारे ऊपर लगभग राज किया था, तो वही ब्रिटेन दोस्तों क्या है, इसके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी राजशाही लोकतंत्र। मीन्स क्या है दोस्तों, यहाँ पर जो इसका अध्यक्ष होता है, देश में 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, एक गवर्नमेंट का अध्यक्ष होता है और एक राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। ये दोनों क्या होते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ।
जैसे गवर्नमेंट का अध्यक्ष होता है क्या दोस्तों, अगर मान लो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ। अगर मान लो दोस्तों मैंने क्या बोला, एक गवर्नमेंट हो गई, मान लो ये सरकार, और एक हो गया आपका स्टेट, ठीक। तो इसका जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, एक इसका अध्यक्ष होता है और एक इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे, जो गवर्नमेंट का अध्यक्ष होता है वही तो स्टेट का अध्यक्ष होता है, मतलब से वही देश का अध्यक्ष होता है, ऐसा नहीं साथी। जैसे मैं अपने भारत की ही बात करता हूँ, तो गवर्नमेंट का अध्यक्ष हमारे इस समय कौन है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। हमारे गवर्नमेंट का अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। लेकिन हमारे भारत का अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रपिता जिसे मतलब राष्ट्रपति क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति जिसे हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति, तो ये हमारे स्टेट का अध्यक्ष है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारे राज्य का दोस्तों, अगर इंडिया में कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी होगी, कोई भी सर गठबंधन और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या कोई भी काम किया जाएगा, तो हमारे प्रधानमंत्री के नाम पे काम नहीं किया जाता, राष्ट्रपति के नाम पे सारी चीज़ें बाहर डील होती हैं दोस्तों, क्योंकि वो स्टेट का अध्यक्ष होता है और ये गवर्नमेंट का अध्यक्ष है। तो दोस्तों राजशाही लोकतंत्र में क्या होता है, ब्रिटेन में जो है दोस्तों, जो यहाँ पर अध्यक्ष होता है, स्टेट का अध्यक्ष यहाँ पर कौन होता है, वहाँ का, यहाँ पर तो हमारे यहाँ राष्ट्रपति भी क्या दोस्तों इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली इलेक्ट इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, क्योंकि दोस्तों हम इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करते, अप्रत्यक्ष निर्वाचन करते हैं। और दोस्तों ये सब सारी चीज़ें मैं राष्ट्रपति के जब चैप्टर आएगा बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सब टेंशन मत लो, मैं तो सर ये जानता ही नहीं, अभी तो बस मैं थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या होगा, यहाँ का जो अध्यक्ष होगा दोस्तों, वो हमारे यहाँ जैसे कि मैंने बोला हमारे प्रधान मतलब संसद इसमें क्या है चुनती है, संसद मिलती है, विधायिका मिलती है, राज्य के जो विधायिका है वो सब मिलके यहाँ पर इसको इलेक्ट करते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन इनके यहाँ पर जो मुखिया है उनके यहाँ स्टेट का वो क्या है, मोनार्की सिस्टम में है। वहाँ का जो राजा होता है दोस्तों उनके यहाँ वंशज चलता है, ठीक है। वहाँ पर जो मोनार्की सिस्टम है, वहाँ का जो अध्यक्ष होगा वो मोनार्की सिस्टम से चुना जाता है, ना कि कोई इलेक्शन मेथड है दोस्तों। और लेकिन यहाँ का जो पीएम है वो क्या होता है, वहाँ इलेक्टेड होता है, वहाँ पीएम तो इलेक्टेड होता है, लेकिन और राष्ट्रपति वहाँ का जो है वो क्या है, राजशाही के माध्यम से चल रहा है, उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा दोस्तों। तो ठीक है, इसलिए बोलते हैं मिला जुला हुआ रूप है। गवर्नमेंट वहाँ की तो क्या है, पूरी डेमोक्रेसी पे काम करती है, लेकिन वहाँ जो स्टेट का अध्यक्ष है वो क्या है, मतलब क्या बोला मैंने, वंशज के आधार पर चल रहा है दोस्तों। तो चलिए हम लोग एक क्वालिटी देख चुके हैं, अब देखते हैं दूसरी क्वालिटी दोस्तों। तो चलिए साथियों, हम लोग एक देख चुके थे, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरी हमारे संविधान का क्या महत्व है, वो क्या है, दूसरा हमारा संविधान क्या करता है, राज्य व्यवस्था को तय करता है। राज्य व्यवस्था के तय करने का क्या मतलब है दोस्तों, कि यहाँ पर हमारे यहाँ कौन से टाइप की गवर्नमेंट चलेगी, अर्थात कौन से टाइप की सरकार चलेगी। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, आपको तीन टाइप की सरकारें आपको दिख रही होंगी। एक है एकात्मक, दूसरी एकात्मक में दोस्तों इंग्लिश में से यूनिटरी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरी है संघात्मक जिसे फेडरल बोलते हैं। तीसरी है अर्धसंघात्मक जिसे क्वासी फेडरल बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम एक एक देखते हैं। एकात्मक सरकार में क्या होती है दोस्तों, ये कौन सी सिस्टम है, जहाँ पर सारी शक्ति केंद्र के पास होती हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने दोस्तों, जब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ शक्तियों का बंटवारा किए जाते हैं, पावर्स का बंटवारा। जैसे कि इंडिया में क्या है दोस्तों, 3 प्रकार की सूचियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। एक तो है राज्य सूची, एक है केंद्र सूची, एक है समवर्ती सूची। केंद्र सूची अपने विषय जो कानून बनाया गया है केंद्र, समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, और राज्य सूची में राज्य बनाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर जब अगर शक्तियों बंटवारा कर दिए तब तो वो हो जाएगा संघात्मक, फेडरल हो जाएगा दोस्तों। लेकिन दोस्तों अगर शक्तियों को बंटवारा हम करें ही ना, केंद्र बोले सारी शक्तियाँ हमारे ही पास होंगी, तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिटरी। जब सारी शक्तियाँ दोस्तों सिर्फ केंद्र में नहीं होती, अर्थात राज्य का कॉन्सेप्ट ना हो, जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ सीएम होते हैं, विधायक होते हैं, तो ये सब हो ही ना, सिर्फ वहाँ पर संसद होगी और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये सब सारी चीज़ें होंगी, तो उसे बोलेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट, जहाँ पर सारी शक्ति केंद्र के पास होती हैं, जिसे हम एक शब्द में बोले तो केंद्रीकरण प्रक्रिया भी कहते हैं दोस्तों।
केंद्रीकरण प्रक्रिया दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। ये क्या होता है, मीन्स जब शक्तियाँ केंद्र के पास सारी चली जाए तो उसे हम बोलते हैं केंद्रीकरण हो गया दोस्तों। ठीक है, ये कौन सा एग्जाम्पल है दोस्तों, कौन से देश में ऐसा होता है, ब्रिटेन में दोस्तों। ब्रिटेन हमारे यहाँ जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या है, 28 राज्य 8 यूटी हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, राज्यवाच कुछ नहीं है दोस्तों। जो भी राज्य हैं सारी शक्तियाँ केंद्र में निहित है, राज्यों को कोई शक्तियाँ नहीं दी गई हैं दोस्तों, सारी शक्तियाँ केंद्र में हैं। अब चलिए देखते हैं दूसरा टाइप क्या है, संघात्मक, जिसे हम बोलते हैं फेडरल गवर्नमेंट। ये क्या होता है दोस्तों, जहाँ पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाए। यहाँ पर कई डिफरेंट लेवल्स में हम शक्तियों को बांट देंगे। कुछ शक्तियाँ केंद्र रखेंगी जो केंद्र सूची के विषय दोस्तों, जैसे कि रक्षा का मामला, डिफेंस का मामला केंद्र अपने पास रखेगा, विदेश मामला अपने पास रखेगा। ठीक है, और तीसरा दोस्तों संचार का मामला अपने पास रखेगा। ऐसे बहुत सारी दोस्तों, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी से मामला अपने पास रखेगा, रेलवे अपने पास रखेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें क्या है, केंद्र अपने पास रखेगा, और कुछ चीज़ें राज्य को दे देगा। जैसे जीएसटी में भी राज्य को भागीदारी बनाता है दोस्तों। ठीक है, जीएसटी, फिर के बाद गैम्बलिंग के टैक्सेस जो हैं दोस्तों वो राज्य को दे दिए गए हैं। ऐसे कुछ वाइट एक्साइज ड्यूटी भी हैं जो राज्यों को दे दिए गए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे टैक्सेस भी, और जैसे हमारे वाइन का देखिए उसके भी टैक्सेस अपने राज्य खुद लेते हैं। ठीक है, सिनेमा हॉल्स के राज्य खुद लेते हैं टैक्स। तो कुछ शक्तियाँ राज्यों को दी गई हैं। राज्य क्या करता है, अपने राज्य की व्यवस्थाएं बनाता है, केंद्र पूरे देश की व्यवस्थाएं बनाता है। फिर यहाँ पर ग्राम पंचायतें दोस्तों, तो पंचायतें क्या है, अपने लोकल लेवल पर सारी व्यवस्थाएं बनाती हैं। म्यूनसिपालिटी है वो अपने लेवल पर सारी चीज़ें व्यवस्थाएं तय करती हैं। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, शक्तियों का डिफरेंट लेवल पर बंटवारा किया गया है। मीन्स उसे हम क्या बोलेंगे, संघात्मक, यानी शक्तियों का बंटवारा किया गया है, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया कहते हैं। जिसे क्या है, जैसे कि यूएसए में। सोच रहे होंगे सर ऐसा तो भारत में भी है, बिल्कुल है दोस्तों, हम उस पर भी आ रहे हैं। पहले यहाँ पर देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे अमेरिका में ऐसा ही है दोस्तों, कुछ शक्तियाँ राज्यों के पास हैं, कुछ शक्तियाँ केंद्र के पास हैं। तो सर यहाँ पर भारत में क्या अंतर हो गया, तो तीसरी कैटेगरी है दोस्तों अर्ध संघात्मक, मीन्स क्वासी फेडरल। यहाँ पर क्या दोस्तों, जहाँ पर दोनों के लक्षण यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, मीन्स दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, दोनों का मिला जुला रूप यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि भारत, अब सोच रहे होंगे ऐसा कैसे सर, ये तो भारत में तो ये वाला रूप मुझे दिखाई देता है, आप बोल रहे हैं कि ये वाला है। मैं भी आपको बताता हूँ कैसे। तो मान लीजिए ये वाला तो है, मैंने क्या बोला, दोनों का मिला जुला रूप। ये वाला तो आप समझ गए कि भारत में हाँ भाई ये सारी चीज़ें हैं, केंद्र भी है, राज्य सरकार भी है, म्यूनसिपैलिटी भी है, हमारे यहाँ प्रधान भी हैं, जिला पंचायत भी हैं, सारी शक्तियाँ कई स्टेजेस पे बटी हुई हैं। ठीक बात है, तो ये वाला लक्षण तो दिखाई दे गया। क्या ये वाला लक्षण दिखाई दिया आपको? मैं बताता हूँ ये वाला लक्षण कब दिखाई देगा दोस्तों, जब यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी जाएगी भारत में दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल। दोस्तों इसको मैं डिटेल में, बहुत ही डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। ये भी बताऊँगा अब तक आपातकाल कितनी बार लगा है दोस्तों, सारी चीज़ें बहुत डिटेल से होंगी नेशनल इमरजेंसी जब मैं टॉपिक लेकर आऊँगा। लेकिन यहाँ पर खैर इतना ही समझ लीजिए, जब नेशनल इमरजेंसी घोषित की जाती हैं दोस्तों भारत में, तो सारी शक्तियाँ केंद्र में आके समाहित हो जाती हैं, राज्यों के पास कोई शक्ति नहीं रह जाती दोस्तों। तो उस समय भारत हमारा क्या हो जाता है, क्वासी फेडरल की तरह काम करने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो भारत समय समय पर वो डिसाइड करता है कि वो किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाएगा दोस्तों, तो वो उसकी स्थितियों पर डिसाइड करता है। लेकिन दोस्तों अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर वहाँ पर कोई आपात स्थिति पैदा होती है तो यूएसए में कोई कुछ भी नहीं कर सकता, राज्य अपने तब भी पावर यूज करेंगे, और अमेरिका मतलब केंद्र अपना पावर यूज करेगा दोस्तों। वहाँ पर राज्यों की शक्तियाँ केंद्र के पास नहीं आएंगी, चाहे कोई सा भी आपातकाल लग जाए। लेकिन भारत में दोस्तों अगर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित हो जाता है तो राज्य की सारी शक्तियाँ केंद्र में आके समाहित हो जाती हैं। ठीक है, तो उस समय केंद्र इसका मतलब यूनिटरी की तरह काम करने लगता है दोस्तों। और जब स्थितियाँ नॉर्मल होती हैं तो भारत में फेडरल गवर्नमेंट की तरह काम किया जाता है दोस्तों। तो इसलिए ये बोलते हैं भारत दोनों का मिला जुला रूप है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी दोस्तों कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करना यार, ठीक है। अब चलिए तीसरी क्वालिटी क्या है संविधान के दोस्तों, वो देखते हैं। देश की सरकार का स्वरूप तय करती है। हमारा संविधान क्या करता है, देश की सरकार का स्वरूप तय करता है दोस्तों। हमारे सरकार का स्वरूप मीन्स क्या होता है दोस्तों, यानी किस टाइप की गवर्नमेंट होगी। यहाँ पर क्या देखा मैंने दोस्तों कि हमारा
कौन सा संघ होगा, हमारे पूरा स्ट्रक्चर संरचना कैसी होगी वहाँ पर हमने देखा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों सरकार कैसी होगी, सरकार का स्वरूप कैसा होगा। तो सरकार का स्वरूप 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि संसदीय प्रणाली एक है, दूसरी अध्यक्षात्मक प्रणाली है, तीसरी अर्धअध्यक्षात्मक प्रणाली है। ठीक है, संसदीय प्रणाली में क्या होता है दोस्तों, जिसमें राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति हो दोस्तों। ठीक है, सरकार का यानी गवर्नमेंट का प्रमुख प्रधानमंत्री हो, यानी जहाँ पर राज्य का प्रमुख अलग हो और गवर्नमेंट का प्रमुख अलग हो दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं संसदीय प्रणाली। और दूसरी क्वालिटी क्या होती है संसदीय प्रणाली में दोस्तों, जो कार्यपालिका होती है दोस्तों। कार्यपालिका मीन्स क्या होती है दोस्तों, जिसे अक्सर हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम कार्यपालिका को ही गवर्नमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो कार्यपालिका क्या होती है दोस्तों, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका मीन्स क्या होती है दोस्तों, जैसे कि लोकसभा में मान लो 550 सीटें देखो दोस्तों, तो 15% इसकी सीटें मंत्रिपरिषद बनाती है। ठीक है, तो एक मंत्रिपरिषद बनेगा जो 550 है, इसकी 15 सीटें मिलाकर मतलब 15% सीटें। 15% अगर आप 550 का निकालेंगे तो लगभग 75 सीटें निकल कर आती है। ठीक है, तो 75 सीटों में क्या हो जाता है दोस्तों, लगभग 75 और 85, ठीक है, ऐसी सीटें आएंगी। वहाँ पर क्या होगा दोस्तों, वो जो हमारी 80 मंत्री हैं दोस्तों, वो एक मंत्रिपरिषद का निर्माण करेंगे जिसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। वही सारे काम को करवाते हैं दोस्तों, तो इन्हें इसलिए कार्यपालिका बोलते हैं। और ये कार्यपालिका विधायिका में संसद। ठीक है, तो कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इन सारे टर्म्स को मुझे पता है दोस्तों, शायद आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, कार्यपालिका क्या है, संसद क्या है, विधायिका क्या है। तो सारी चीज़ें मैं बहुत डिटेल में आगे क्लियर कराऊंगा। बस इस समय इतना जान लो कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, संसदीय प्रणाली की ये दूसरी क्वालिटी है। अब तीसरी दूसरी बात क्या है दोस्तों, एक होती है गवर्नमेंट की टाइप अध्यक्षात्मक प्रणाली। यह क्या होती है दोस्तों, जिसमें राज्य प्लस गवर्नमेंट दोनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है। जैसे कि दोस्तों अमेरिका को देख लीजिए, यहाँ पर सरकार का भी मुखिया एक ही व्यक्ति होता है और राज्य का भी मुखिया एक ही व्यक्ति होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होता दोस्तों, वहाँ पर सिर्फ प्रेसिडेंट मीन्स राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तीसरा दोस्तों अर्धअध्यक्षात्मक, जहाँ पर दोनों का मिला जुला हुआ रूप आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं एक चौथा टाइप है इसका, देखते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों, इसके बाद देखेंगे अगला हमारा पॉइंट क्या है। तो चौथा अगर देखें दोस्तों, तो संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है दोस्तों। ठीक है, तो संविधान क्या करता है, सरकार के अंगों की शक्तियों की सीमा तय करता है दोस्तों। मीन्स वो बताता है कि कौन सा अंग सरकार का कौन सा काम करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि सरकार के अंग हैं कौन कौन से। ठीक है, तो सरकार के अंग मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक है विधायिका आपकी, जिसे हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। दूसरी है कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी करते हैं, मीन्स बॉडी बोलते हैं जो कानून को करती लागू करती है। तीसरी है न्यायपालिका, जिसे हम जुडिशरी कहते हैं। चौथी है गैर संवैधानिक संस्था, जिसे हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कहते हैं। अब चलिए देखते हैं एक एक करके ये सब चीज़ें क्या हैं और उनका काम क्या है। ठीक है, जैसे कि विधायिका है दोस्तों। ठीक है, तो विधायिका में क्या है, इसे लेजिस्लेचर बोलते हैं। इसका काम क्या है दोस्तों, बिल को पास करना। बिल जानते हैं ना दोस्तों, जैसे कोई भी कानून बनने से पहले उसका एक फॉर्मेट प्रस्तुत की जाता है, उनके सामने बिल लाया जाता है कि भाई ये फला फला कानून है, कोई अगर इसमें संशोधन करना हो तो कर लो, क्योंकि अगर ये फाइनली बिल पास हो जाता है तो फिर कानून बन जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या दोस्तों, संसद में बिल आएगा, लोकसभा पास करेगी, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा। अगर तीनों जगह से दोस्तों ये बिल पास हो गया तो वो कानून बन जाता है दोस्तों। तो विधायिका का काम क्या है, बिल को पास कराना, और दूसरा काम है बिल पास होने के बाद कानून बनाना दोस्तों। ठीक है, तो इसके ये 2 काम मुख्य हैं। इसके बाद दूसरा फिर काम आता है दोस्तों, अब कानून हमारा बन गया, अब दूसरा काम आता है कार्यपालिका का, जिसे हम एग्जीक्यूटिव बॉडी करेंगे कहते हैं। ये क्या करती है दोस्तों, कानून को लागू कराती है दोस्तों। तो कार्यपालिका में बहुत सारी चीज़ें आती है दोस्तों, वो मैं एक बड़ा टॉपिक है, जब हम उस चैप्टर पे पहुंचेंगे तो सारी चीज़ें डिटेल से आपके सामने मैं खोल के रख दूंगा, उसका टेंशन आप मत लो कि कार्यपालिका में दोस्तों क्या क्या आती है, वो चीज़ें मैं वहाँ पर पूरी तरह से विस्तृत में हम लोग देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए तीसरी बॉडी हम देखते हैं। तीसरा गवर्नमेंट का अंग क्या है, न्यायपालिका है दोस्तों। ये क्या है, जुडिशरी है। ठीक है, तो जुडिशरी क्या करती है दोस्तों,
संविधान की रक्षा करती है। इसका पहला काम है संविधान की रक्षा करना, और दूसरा काम है न्याय देना, ठीक है दोस्तों, और तीसरा काम है कानून को लागू करवाना दोस्तों। तो न्यायपालिका संविधान की रक्षा कैसे करती है दोस्तों? उसने एक कॉन्सेप्ट निकाला है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी इसका हनन करेगा कोई भी संस्था हो चाहे संसद हो दोस्तों, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके आधार पर कानून को खारिज कर देगी दोस्तों। संविधान का मूल ढांचा होता है एक, ठीक है, तो वो सुप्रीम कोर्ट बोलती है हम समय समय पर डिसाइड करेंगे कि संविधान का मूल ढांचा क्या होता है। अगर कोई कानून उस मूल ढांचे के खिलाफ है दोस्तों, तो वो कानून उसको रद्द कर देगी। ये केशवानंद भारती मामले में चीज़ें निकल कर आई थी, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती मामला हम 1-2 दिन के बाद डिटेल से देखेंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला था दोस्तों में, ठीक है। और दूसरा काम जुडिशरी क्या है? न्याय देना दोस्तों। तो न्याय भी देती है दोस्तों। जब न्याय सही रहेगा दोस्तों, अगर जिस देश में न्याय नहीं है ना दोस्तों, तो वहाँ पर कोई सा संविधान कुछ भी ला लो, कितना भी विकसित हो जाए देश, सर वहाँ पर विकास जीरो माना जाता है। जिस देश में न्याय प्रणाली सही ना हो, लोगों को न्याय ना मिलता हो सर, ठीक है। और तीसरा काम है कानून को लागू करवाना, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों बहुत सारे कानून खुद ही लागू करवाती है। बार बार तो जुडिशरी से जवाब मांगती है कि भैया कानून लागू कर रहे हो या देरी हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका जल्दी से एक रिपोर्ट बनाकर हमें भेजो कि इसका कारण क्या है, ठीक है। तो कानून को लागू करवाना, जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि आर्टिकल 21 में शादी का अधिकार दोस्तों आया, फिर संसद ने उसको कानून बनाया। तो दोस्तों क्या है, ये कानून को भी लागू करवाती है। इसने अगर कोई कॉन्सेप्ट नया निकाल दिया दोस्तों, इसने बोला कि निजता का अधिकार आर्टिकल 21 में ही निहित है, तो सबको मानना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि संविधान को व्याख्या करने का अधिकार हमारे जुडिशरी के पास है, न कि संसद के पास है दोस्तों। तो ये इसकी एक बड़ी पावर है, ठीक है। अब चौथी संस्था हम देखते हैं गैर संवैधानिक संस्थाएं। मीन्स गैर संवैधानिक मतलब ये नहीं है दोस्तों कि ये इलीगल हैं, मतलब ये लीगैलिटी नहीं रखती हैं। इसका सिर्फ ये मतलब है दोस्तों, वो उस समय नहीं बनी थी जब हमारा संविधान बन रहा था, बल्कि इन्हें आवश्यकता के अनुसार बाद में बनाया गया है, जिसे हम इंग्लिश में एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी कहते हैं, ठीक है। और इनका काम क्या है दोस्तों, ये भी कानून को लागू करने में सहायता करती हैं साथियों, ठीक है। तो दोस्तों इनका काम क्या हुआ, ये भी दोस्तों अपने लेवल पे काम करती हैं, छोटी छोटी कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य के लिए हमारे यहाँ सरकार कुछ संस्थाएं बना देती है। जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल, जैसे कि NGT है दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसे कहते हैं, जिसे 2010 में बनाया गया था दोस्तों। इसका काम क्या होता है दोस्तों NGT क्या, ये सिर्फ पर्यावरण से संबंधित मामलों को देखती है, और ये बाध्य है कि उस पर्यावरण संबंधित मामलों को 6 महीने के अंदर में निपटारा करेगी दोस्तों। तो ये सिर्फ पर्यावरण से मामलों को देखती है, इसलिए मैंने बोला इसका दोस्तों एक स्पेसिफिक उद्देश्य है। ऐसे दोस्तों NIA के ले लीजिए, ये सिर्फ दोस्तों आतंकवाद से रिलेटेड मामले को देखती है। ऐसे हम NDMA को ले लें, ये क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है दोस्तों। ये जब हमारे यहाँ आपदा आती है दोस्तों, तो उसको देखने के लिए NDMA अथॉरिटी है दोस्तों हमारे यहाँ। वो सारी चीज़ें आपदा प्रबंधन, जैसे सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, इन सारी चीज़ों को ये अथॉरिटी देखती है। और इन सारी संस्थाओं को दोस्तों हम तो आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, एक अहम प्रश्न ये है कि भारत में तख्ता पलट क्यों नहीं होता। दोस्तों क्या आपने सुना आज तक तख्ता पलट का क्या मतलब होता है? जैसे कि दोस्तों जब आर्मी शासन करने लगे, देश पे जब आर्मी शासन करने लगे, तो उसे हम बोलते हैं तख्ता पलट हो गया। जैसे कि म्यांमार में आए दिन होता रहता है, ठीक है। तो ऐसा क्या भारत में सुना आपने कभी? दोस्तों आज तक कभी नहीं हुआ कि भारत में तख्ता पलट हुआ हो, कि राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को हटाकर आर्मी की एक जनरल सेना यहाँ पर शासन करने लगे। दोस्तों ऐसा कभी नहीं हुआ भारत में। इसकी अहम भूमिका संविधान की है दोस्तों। कैसे हुए दोस्तों, चलिए हम दिखाते हैं आपको कि भारत में अक्सर तख्ता पलट, अब तक तख्ता पलट क्यों नहीं हुआ। इसका कारण है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों को संविधान ने जो शक्तियाँ दी हैं वो संतुलित करने के लिए उनके पास, इनको संतुलित करने के लिए इनके पास शक्तियाँ, इनको संतुलित करने के लिए इनके पास शक्तियाँ। तो शक्तियों को इस प्रकार से संविधान ने बंटवारा किया है कि तीनों आपस में संतुलित रह सकें। अब चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों विधायिका है, विधायिका में दोस्तों संसद में जो कानून बनाती है, ठीक है। तो इसके कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है दोस्तों। किस आधार पर? वो बोल देगी कि आपका संविधान, आपका कानून संविधान के संगत नहीं है,
इसलिए ये चीज़ें वो बोल के आपके ये विधायिका की यानी संसद के कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर देगी और ये सर उसका कोई सवाल भी खड़ा नहीं कर सकते। तो इसमें क्या हो गया दोस्तों, विधायिका अपनी तानाशाही नहीं जमा पाएगी। लेकिन दोस्तों अगर यहीं हम ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें दोस्तों, तो अगर वहाँ पर सर ब्रिटेन की मैं बात करूँ तो वहाँ की विधायिका में एक कहावत कही जाती है कि ब्रिटेन की विधायिका मतलब स्त्री को पुरुष बनाने के अलावा सारे काम कर सकती है। दोस्तों ये उसके पीछे एक कोड रहता है हमेशा। ऐसा इसको क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि अगर दोस्तों वहाँ की संसद ने कोई कानून पास कर दिया दोस्तों, तो यहाँ की जो न्यायपालिका है उससे किसी कीमत पे रद्द नहीं कर सकती। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। अगर हमारे भारत में प्राकृतिक न्याय का निर्णय है दोस्तों, इसका हम बाद में सुनाएंगे क्या होता है, नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस जिसे कहते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों हमारे भारत में अगर वो कानून दोस्तों इंसानियत के दायरे में नहीं है, वो कानून संविधान के दायरे में नहीं है, तो हमारी जुडिशरी, हमारी न्यायपालिका उसे रद्द कर देगी बिना किसी अफसोस के दोस्तों। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हमारी विधायिका पर एक लगाम लग जाता है ताकि ये तानाशाही न कर पाए। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों हमारी जो दूसरी बॉडी है जिसे हम कार्यपालिका दोस्तों कहते हैं और जिसे हम गवर्नमेंट भी इसे कहते हैं। ठीक है, यही होती है सर गवर्नमेंट की मुखिया होती है। ठीक है, तो इसके ऊपर कौन सर मतलब कौन फाउंडेशन, इसको कौन कंट्रोल करता है, चलिए हम देखते हैं। इससे क्या करता है सुप्रीम कोर्ट। एससी जब वहाँ लिखते हैं दोस्तों तो वहाँ पर आप सुप्रीम कोर्ट समझ लीजिएगा। तो एससी जवाब मांग सकती है, सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग सकती है कार्यपालिका की। मैंने पिछले जैसे आपकी बताया कि कार्यपालिका का काम क्या होता है दोस्तों, कानून को लागू करवाना। अगर कार्यपालिका अपने समय पर, सही समय पर कानून को लागू नहीं करवा सकती है, सिस्टम को संभाल नहीं पा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग सकती है कि भैया गवर्नमेंट बना लीजिए। तो क्या सिर्फ रसगुल्ले खाएंगे क्या, यहाँ पर आपके सुप्रीम कोर्ट जवाब मांग सकती है दोस्तों। आपको बताना होगा, गवर्नमेंट को बताना होगा, वहाँ पर रिपोर्ट उसको बना के भेजनी होगी कि इस कमी की वजह से, इन कारणों की वजह से हमें ये कानून लागू करने में दिक्कत हो रही है। तो इस ऐसा करने से दोस्तों कार्यपालिका बिल्कुल सुस्त नहीं रहती, वो एक्टिव रहती है, क्योंकि उसे पता रहता है कि सुप्रीम कोर्ट हमसे कभी भी जवाब मांग सकती है। और दूसरी बात है दोस्तों विधायिका में प्रश्नकाल। ये दोस्तों हमारे क्या होता है, जैसे अगर गवर्नमेंट ने कोई भी स्कीम लाई, कोई भी काम किया, तो विपक्ष हमसे उनसे संसद में जाके क्रॉस क्वेश्चन करती है दोस्तों, उनसे डायरेक्टली पूछती है कि आपने इतना बजट इस काम के लिए लिया था, आपने बताइए, आप बताइए हमें कि आपने वो बजट को कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कितने दिनों में खर्च किया। तो ये भी प्रश्न पूछने वाला जो प्रश्न काल चलता है दोस्तों वहाँ पर, तो ये इस प्रकार से इनके ऊपर एक जिम्मेदारी डालता है ताकि ये मनमानी ना कर सके, चुस्त दुरुस्ती से काम करे, एक जिम्मेदारी के साथ काम करे। तो ये दो सिस्टम दोस्तों इनको जिम्मेदार बनाती हैं। और तीसरी है हमारी न्यायपालिका। अब इनके ऊपर कौन कंट्रोल करता है दोस्तों, ठीक है। अब इनके ऊपर अगर हम देखें दोस्तों न्यायपालिका के ऊपर, तो जैसे कि CJI हो गए यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे भारत के मुख्य सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज हैं, तो उन्हें हम CJI कहते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आगे बहुत डिटेल पढ़ूंगा जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का चैप्टर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो CJI या अन्य जज होंगे जो उन पर संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। साथियों ये क्या होता है दोस्तों, संसद इन्हें बुलाएगी दोस्तों, इनके अगर दोष सिद्ध हो जाते हैं इनके ऊपर महाभियोग चलेगा। विशेष बहुमत से अगर बिल पास हो जाता है दोस्तों, तो इन्हें क्या कर दिया जाएगा, उस पद से बिल्कुल हटा दिया जाएगा दोस्तों। और एक काम हो रहा है दोस्तों, जैसे कि आपने राष्ट्रपति सुना होगा, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए प्रेसिडेंट हो गए आपके, ठीक है। तो प्रेसिडेंट क्या है दोस्तों, इनके भी ऊपर महाभियोग प्रक्रिया लाई जा सकती है ताकि ये भी क्या कंट्रोल में रहें दोस्तों। इनके ऊपर महाभियोग प्रक्रिया संसद में ही चलाया जाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। और एक बात और दोस्तों, अब आगे क्लासेस जो आएंगे दोस्तों, आप लोग फटाफट यार ना जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। भैया आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग जब UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे सारी चीज़ें बतानी ना पड़े यार साथियों, ठीक है। क्योंकि आप लोग कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं, मुझे पता है आप लोग समझदार लोग हैं यार। फटाफट चीज़ों को, क्योंकि मैं ये सब चीज़ें रोज़ बार बार नहीं बताने वाला आपको। हम लोग क्या है चैनल को अपना ग्रोथ कर रहे हैं यार। फटाफट चीज़ें जैसे होंगे मैं
अपने चैनल पे फैसिलिटीज़ और ज़्यादा बढ़ाऊँगा ताकि बच्चों को और अच्छे से कंटेंट मिल सके यार, ठीक है। तो हम लोग ना क्या सिर्फ अपने लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग सोच रहे हैं एक ऐसे वर्ग को उठाया जाए दोस्तों जो वहाँ तक उठने की सोच भी नहीं सकते दोस्तों। हम उनके सपने को साकार करेंगे यार। अगर आप सबका साथ रहा तो ज़रूर ही सपना साकार होगा साथियों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।